अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज आप मुझे लर्निंग फ़िज़िक्स के इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। मेरा नाम अब्दुलसलाम है। मेरा ताल्लुक़ भिंबर आज़ाद कश्मीर से है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक राइटर हूँ और एक ऑथर हूँ। मैंने अभी रिसेंटली अपनी पहली किताब द आर्ट ऑफ बिकमिंग अ चैम्पियन स्टूडेंट पब्लिश की। मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में 4 साल एज असिस्टेंट ट्रेनर काम करता रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह के साथ एज आ पर्सनल असिस्टेंट काम करता रहा हूँ। और आज मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ कुछ बातें आपसे करने, इस प्लेटफॉर्म के हवाले से, इस प्लेटफॉर्म के मोटिव्स के हवाले से और इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें यूट्यूब से सीखना क्यों पड़ता है और जो एक गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और इस डिजिटल लर्निंग में, उस गैप को कम कैसे किया जा सकता है, उस पर मैं आज आपके सामने बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आज मैं आपके सामने यहाँ पे करूँगा वो है एजुकेशन। आप जानते हैं या शायद आप नहीं जानते कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी रैंकिंग दुनिया में 125वें नंबर पर है। हम आज भी अपने स्टूडेंट्स को फ्लॉपी डिस्क पढ़ाते हैं जो कि एक अरसे से नापैद हो चुकी हैं और वो किसी काम की नहीं है। इसके अलावा हमारी किताबें जो हैं वो अभी तक वो विंडो 98 का सिस्टम्स पढ़ाती हैं और इसी तरह हर चीज़ में एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें। हमारा निज़ाम तालीम, अगर मैं एक कलेक्टिव बात करूं तो वो इस वक्त की ज़रूरत से बहुत पीछे है। हम वो काम नहीं कर रहे जो हमें करने चाहिए, वो काम जो हमें डिजिटली मोस्ट मजबूत करें, हमें फ्यूचर की तरफ लेके जाएं, हमें इस काबिल बनाएं कि हम कोई रिसर्च कर सकें, कोई इन्वेंशंस कर सकें, हम उस तरफ नहीं जा रहे और उसकी वजह है हमारा एक एजुकेशन सिस्टम। मैं आपको यहाँ पे एक साइकोलॉजी का एक बड़ा मज़े का फैक्ट बताता हूँ और इसको मैं कनेक्ट करूँगा पाकिस्तान की इस्लाम की हिस्ट्री से और मैं आपको समझाऊँगा कि ये गैप क्रिएट कैसे हुआ। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी हम इंसानों को पढ़ाना शुरू करते हैं और जब हम एक क्लास बनाते हैं तो उस क्लास में 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहली तरह के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो विजुअल लर्नर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ को एज अ मूवी याद करते हैं। इनको स्टोरीज़ बड़ी जल्दी याद हो जाती हैं, मूवीज़ बड़ी जल्दी याद हो जाती हैं और सालों पहले देखी मूवीज़ इनको बड़े अच्छे से याद रहती हैं। दूसरी तरीके के जो लर्नर्स होते हैं वो सुन के ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। ये कुछ भी सुनते, इनके कान में जो बात पड़ती है वो इनको पूरी ज़िंदगी नहीं बोलती। ये वो लर्नर्स होते हैं जो क्लासरूम्स के सबक बड़े अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी, ऑडिटरी लर्निंग्स की क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती है। और तीसरे तरह के जो लर्नर्स होते हैं वो किनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। ये वो लर्नर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को टच करते हैं, उसके बाद उसको महसूस करते हैं, देन इनको समझ आती है कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या। अगर इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड मैं इसकी मिसाल दूं तो मैं ऐसे कहूँगा कि आप एक स्टूडेंट को समझाते रहें कि स्क्रू गैज एक चीज़ होती है, स्क्रू गैज एक चीज़ होती है, वर्नियर कैलिपर एक चीज़ होती है। इस तरह की बहुत सारी आप साइंटिफिक टर्म्स उसके सामने रखें, इंस्ट्रूमेंट्स उसको बताएं कि थर्मामीटर एक चीज़ होती है और उसको कोई इल्म नहीं है कि थर्मामीटर क्या होता है। आप उसको लेबॉर्ट्री में ले जाएं, उसको बताएं कि ये थर्मामीटर होता है, ये बाकी चीज़ें हैं, आप इनको टच करें, आप देखें, समझें, आप इनको देखें, इनके ऊपर की जो मेजरमेंट्स लिखे हैं आप उनको देखें। जब वो बंदा उनको देखेगा तो उसको समझ आएगी, हाँ, उसके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी कि थर्मामीटर ऐसा होता है, बारीक सा होता है, इसके ऊपर मेजरमेंट्स होती हैं। जब उसे बताया जाएगा कि इसके अंदर मरकरी होता है तो उसकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं थर्मामीटर के हवाले से वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वो थर्मामीटर का जब वो लफ्ज़ सुनेगा, जब उसने पहले सुना था थर्मामीटर का लफ्ज़ तो वो एक ब्लैंक था, लेकिन अब जब वो थर्मामीटर का लफ्ज़ सुनेगा तो उसके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी, एक बारीक सी ट्यूब की जिसके ऊपर एक रीडिंग्स होती हैं और उसके अंदर मरकरी होता है। लेकिन समझाने की बात ये थी कि इन 3 तरह के लर्नर्स को हमने एक क्लास में बिठा दिया। हम विजुअल्स को भी कोशिश करते हैं कि हम उन्हें ऑडिटरी की तरह समझाएं कि क्लासरूम में एक लेक्चर हो रहा है और वो स्टूडेंट्स जो हैं वो वही सीख रहे हैं जिनकी विजुअल स्ट्रेंथ है, वो सीख रहे हैं जो ऑडिटरी स्ट्रेंथ वालों को सीखना चाहिए और किनेस्थेटिक वालों के साथ भी ये ज़्यादती हो रही है।
इस्लाम की तारीख़ अगर आप थोड़ी सी पढ़ें और निज़ाम तालीम को अगर पढ़ें जो इस्लाम में मौजूद था, तो उसमें ऐसा होता था कि हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती थी और जो उस्ताज़ा होते थे, उलमा होते थे, वो उस वक्त उस स्टूडेंट की स्ट्रेंथ फाइंड करते थे। मैं आपको आसान अल्फाज में अगर ये सारी कहानी बताऊं तो मैं ऐसे कहूँगा कि अगर किसी की स्ट्रेंथ केमिस्ट्री थी तो उसको फ़िज़िक्स नहीं पढ़ाई जाती थी, और अगर किसी की फ़िज़िक्स थी उसे केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती थी, बायो नहीं पढ़ाई जाती थी। वो लोग उन स्टूडेंट्स को वही सब्जेक्ट पढ़ाते थे जिनमें उनको लगता था कि ये इसकी स्ट्रेंथ है, और इसकी बाकायदा असेसमेंट्स होती थी। ऐसे नहीं होता था कि टीचर ने सिर्फ देख के कह दिया कि हाँ जी आप बायो में चले जाएं, आप फिज़िक्स में चले जाएं, आप केमिस्ट्री में चले जाएं। ये आपने हैरी पॉटर में ज़रूर होता हुआ देखा होगा कि वो एक जादुई टोपी आती है और वो कहती है कि ये किस आगे से किस क्लास में जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल है वो ऐसा नहीं होता था। हर स्टूडेंट को उसकी स्ट्रेंथ की बुनियाद पर डिवाइड किया जाता था, और यही वजह थी कि इस्लाम में जो स्कॉलर्स पैदा हुए और जो रिसर्चर्स पैदा हुए, इब्न अल-हिशम, अबू अली सीना और बहुत सारे नाम जिनको अगर मैं यहाँ पर लेना शुरू कर दूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन वो क्या था, वो एक डिवाइडेड एजुकेशन थी। वो एजुकेशन के साथ तरबियत थी और स्ट्रेंथ्स पे मबनी तरबियत थी। वो एजुकेशन जो थी उसके फ़ायदे ये थे कि एक डोमेन में रहते हुए आप बहुत कुछ सीख सकते थे। आप सिर्फ वही आपको पढ़ना पड़ता था जो आपकी स्ट्रेंथ पे था कि हाँ जी ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं सिर्फ इसको पढ़ूंगा। फिज़िक्स वाला फिज़िक्स पढ़ता था और सिर्फ फिज़िक्स की जितनी अवेलेबल किताबें थी वो सब पढ़ देता था। जिसकी मेडिसिन में इंटरेस्ट था वो मेडिसिन की किताबें पढ़ता था, और वो इतनी किताबें पढ़ देता था कि उसका नाम अबू अली सीना बन जाता था। और जब उसको कोई बादशाह आके पूछता था कि अबू अली सीना मांगो क्या मांगते हो, तो अबू अली सीना आगे से कहता था कि सरकार मुझे अपनी लेबॉर्ट्री में, अपनी लाइब्रेरी में से मुझे चंद किताबें दे दें। ये लेवल था उस वक्त के स्टूडेंट्स का और उस वक्त के उलमा का। लेकिन हमसे क्या गलत हुआ, आइंस्टाइन कहता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम मछली को भी और लोमड़ी को भी और हर जानवर को हम कोशिश कर रहे हैं कि दरख्त पे चढ़ा दें। हालांकि मछली जो है वो दरख्त पे चढ़ने के लिए नहीं बनी, उसका काम तैरना है। तो अगर वो अच्छे से तैर लेगी तो मतलब वो अपने काम में ठीक है, वो सक्सेसफुल है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इस बात को जहन में नहीं रखता। हम एक बड़े सोफिस्टिकेटेड लेकिन एक कंजर्वेटिव एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, और इस एजुकेशन सिस्टम में आपको कोई असाइनमेंट्स वाला काम नहीं मिलेगा, कोई डिजिटल लर्निंग वाला काम नहीं मिलेगा। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, दुनिया में 10 से 15 ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिसमें कोर्सेरा है, यूडेमी है, खान अकेडमी है। ये वो वेबसाइट्स हैं जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की सर्टिफिकेशंस, डिग्रीज़ वगैरह आपको घर बैठे दिलवाती हैं। और इन वेबसाइट्स पर अगर आप जाएं और आपने फ़िज़िक्स पढ़नी है, वहाँ पर कोर्सेज़ मौजूद है। मोस्टली कोर्सेज़ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। उन कोर्सेज़ की अगर फ़ीस है तो आप फ़ीस अदा करें, वहाँ पर एनरोलमेंट करवाएं, और वहाँ पर एक सीक्वेंस शुरू हो जाता है क्लासेस का। लेकिन उन क्लासेस की खास बात ये होती है कि वो क्लासेस सिर्फ 10% होती हैं। अगर 100% सिलेबस है तो वो 10% क्लासेस होंगी। और कहा जाता है, जो माहिरीन तालीम है वो ये कहते हैं कि जो पढ़ाने की शरह है वो सिर्फ 5 से 10% होनी चाहिए। ये 5% एक स्टैंडर्ड है कि अगर आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो आप सिर्फ उसमें से 5% पढ़ाएंगे, बाकी 95% को आपने असाइनमेंट्स के थ्रू, रिसर्च के थ्रू और बाकी सारा कुछ करके डिजिटली आपने उसको अडॉप्ट करके खुद उसमें से गुजर के प्रैक्टिकल करके देन आपने सीखना है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में होता क्या है, हमारा एक टीचर आता है, क्लास में आता है, 40 मिनट का लेक्चर देता है और हमें कहता है कि कल याद करके आ जाना, कल इसका टेस्ट होगा। लेकिन ये वो मयार नहीं है जो आज की एजुकेशन सिस्टम मांगती है। आप देखिए, अगर आप फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम पढ़ें, आप किसी भी बड़े मुल्क का एजुकेशन सिस्टम पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में गैप क्या है और ये गैप हम दूर कैसे कर सकते हैं। देखें, एक फ़िज़िक्स वो बंदा पढ़ा रहा है जो स्कूल में आता है और स्कूल में आने के बाद आपको 40 मिनट का सेशन देता है, और शायद वो 40 मिनट उस पर बड़े बोझ वाले 40 मिनट थे। क्यों? क्योंकि वो टीचर नहीं है। शायद वो टीचर नहीं है, वो टीचर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर मोस्टली लोग ये करते हैं
कि जब उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती, जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता, तो वो टीचर बन जाते हैं। ये बाय पैशन टीचर नहीं होते, सिर्फ बाय प्रोफेशन टीचर होते हैं। ये वो टीचर होते हैं जो ख़तरनाक तरीन मटेरियल हैं सोसाइटी का, और ये हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इनको पढ़ाने में कोई मज़ा नहीं आता, और ये बस अपना टाइम पास करके, स्टूडेंट्स का टाइम बर्बाद करके, सिर्फ एक अच्छी डिग्री की वजह से, जो कि MSc या MPhil होगी, उसकी वजह से स्टूडेंट्स का बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन एक दूसरी साइड है, वो एक पॉजिटिव साइड है, और वो पॉजिटिव साइड जो है वो आप इस वक्त जहाँ मुझे देख रहे हैं वो ये वाली साइड है। मैं बात कर रहा हूँ इस चैनल की, लर्निंग फिज़िक्स की। लर्निंग फिज़िक्स बेसिकली अगर आप इसको समझे तो ये एक चैनल है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाऊँ तो एक बंदा जो एक टीचर था, उसने ये सोचा कि लॉकडाउन हो गया है, अब मैं पढ़ा नहीं सकता, मुझे सैलरी तो मिल रही है लेकिन मैं पढ़ा नहीं सकता, तो मैं इस फ्री टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ कैसे करूँ। तो उसके पास 3 ऑप्शंस थे। वो ये करता, अगर उसने टाइम को सिर्फ टाइम पास करना था, टाइम किल करना था, तो वो गेम्स खेल लेता, वो गप्पे लगा लेता, ताश खेल लेता, जैसे हमारी सोसाइटी में होता है। बहुत सारे काम हैं, अगर आपने सिर्फ अपना टाइम किल करना ना, तो आपके पास एक लंबी लिस्ट है लोगों की, कामों की, जो आप करना शुरू कर दें आपका टाइम किल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस बंदे की अप्रोच ये नहीं थी, उस बंदे की अप्रोच दूसरी थी। उस बंदे ने कहा कि नहीं, ये टाइम जो है ये किल करने का टाइम नहीं है, ये टाइम है सीखने का, और सीखने का और सिखाने का। उस बंदे ने फ़िज़िक्स की किताबें उठाई, अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ किया। उस बंदे ने यूट्यूब पे आया, वो बंदा यूट्यूब पे आया और उसने एक चैनल क्रिएट किया, और उसके बाद जो उसे आता था उसने वो बांटना शुरू कर दिया। ये चैनल आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो बंदा जो घर में बैठ के अपना टाइम ज़ाया कर सकता था, उसने अपना टाइम प्रोडक्टिवली निकाला है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या कोई भी सब्जेक्ट, अगर आपका वो टीचर जो स्कूल में आपको अच्छे से समझा नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता, तो आप डिजिटली सीखें। यूट्यूब पे दुनिया का कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो सिखाया जा सकता हो और अवेलेबल ना हो। मैं अगर आपको मिसाल दूँ तो टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्टवेयर्स, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, एडोब प्रीमियर कोर्स, एडोब फोटोशॉप कोर्स, ब्लॉगिंग, और बहुत सब कुछ जो मैंने यहाँ से सीखा यूट्यूब से, वो मुझे पेड काफ़ी जगहों से मिल रहा था और बड़ा महंगा मिल रहा था, लेकिन मैंने बड़ा सस्ता सब मैंने यहाँ पे सीख लिया। मुझे सिर्फ एक मंथली पैकेज लगवाना पड़ता था इंटरनेट का, और मैं यहाँ से सीखता था। आने वाला टाइम, आने वाली दुनिया डिजिटली इवॉल्व हो रही है। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न करते हैं घर बैठ के। आपका जो टाइम है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये जिस फेज़ से आप गुजर रहे हैं, आप 9th के स्टूडेंट होंगे, 10th के स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे। हमारे घर वाले ये बताते हैं कि बेटा 10th कर लो, आगे ज़िंदगी बड़ी आसान है, 12th कर लो, ज़िंदगी बड़ी आसान है। फिर कहते हैं चलो यूनिवर्सिटी पास कर लो, ज़िंदगी बड़ी आसान है। अच्छा चलो अब जॉब कर लो, ज़िंदगी आगे बड़ी आसान है। लेकिन मैं आपको एक बड़ा फ्रैंकली और एक्सपीरियंस्ड बात बता रहा हूँ, ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती। हर आने वाले स्टेप के साथ ये मुश्किल होती है। हम बड़े होते जाते हैं, हमारी आजमाइशें बड़ी होती जाती हैं, हमारी मुश्किलात बड़ी होती जाती हैं। लेकिन एक तरह की कैटेगरी ऐसी है जिसके लिए सब आसान होता जाता है, और वो होते हैं लर्नर्स। लर्नर्स वो लोग होते हैं जिनके पास जितना टाइम अवेलेबल होता है वो सीखने में गुजार देते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, वो कोर्सेज़ करते हैं, वो यूट्यूब पे अगर आप उनकी लास्ट 20 वीडियोस देख लें उनकी सर्च हिस्ट्री की, उसमें से 19 या 18 वीडियोस ऐसी होंगी जो लर्निंग वाली होंगी। वो किसी मेंटोर को सुन रहे होंगे, वो किसी ना किसी नई चीज़ में इन्वॉल्व होंगे जो प्रोडक्टिव हो, जो उनको किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा दे रही हो। तो अगर आप लोग अपने घर में बैठकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो यकीन करें कि 5 साल बाद भी आपकी हालत बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। आप जिस कंडीशन में आज खड़े हैं वैसे ही 5 साल बाद होंगे। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है। आप अपने आसपास लोगों को देखें, वो क्या कर रहे हैं। सब स्कूल जा रहे होंगे, आजकल लॉकडाउन है तो सब घर में बैठे होंगे। उनकी आदतें नोट करें। वो नेटफ्लिक्स पे होंगे, वो गेम खेल रहे होंगे, वो मूवीज़ देख रहे होंगे, वो ड्रामे देख रहे होंगे।
इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक डेविएशन आती है जो आप बना सकते हैं, एक रास्ता बनता है जो आप बना सकते हैं, और वो है 110% देने वालों का रास्ता। ये वो लोग होते हैं कि जब बाकी लोग सो रहे होते हैं ये लोग काम कर रहे होते हैं, जब बाकी लोग टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं ये लोग सीख रहे होते हैं। आप अगर उन लोगों में शामिल हो जाएं जिन्होंने अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना सीख लिया है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी कुछ भी अचीव करने में। आप वहाँ पहुँच जाएंगे अगले 2 साल में जहाँ पर आपके स्टूडेंट्स के साथ वाले, आपके क्लास फेलोज 10 साल में भी नहीं पहुँच सकते। मेरा ये मानना है, और जितने भी लोग साइकोलॉजी से वाबस्ता हैं, पर्सनल डेवलपमेंट से वाबस्ता हैं, वो ये मानते हैं कि टाइम जो है वो पैसे से बड़ी करेंसी है। जुमला बहुत छोटा सा था, लेकिन इसको समझने के लिए अगर मैं कहूँ कुछ साल भी लग जाते हैं। और अगर आपने इस जुमले की वाकई असल अहमियत पूछनी है ना, तो आप किसी बूढ़े बंदे के पास चले जाएं और उससे पूछें कि बाबा जी अगर आपको आज एक चीज़ वापस मिल जाए तो वो क्या होगी। तो बाबा जी कहेंगे कि मुझे मेरी उम्र वापस चाहिए, मुझे मेरा टाइम वापस चाहिए जो मेरा निकल गया। हालांकि बात यह है कि ये टाइम, ये एनर्जीज़ एक दफ़ा चली जाएं तो कभी वापस नहीं आती। मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में इस वक्त 7 अरब इंसान मौजूद हैं, और ये उस रब की महलूक है, उस रब के पैदा करदा इंसान है जो एक चींटी को, एक कीड़ी को, एक मक्खी को बग़ैर मकसद के पैदा नहीं करता। और उसने इतना बड़ा इंसान, 5 फुट 10 इंच का इंसान बग़ैर मकसद के पैदा कर दिया। सोचने वाली बात ये थी। अब इस बात को एक सवाल बनाएं और इस सवाल को अपने साथ लेके चलें कि अगर अल्लाह ने आपको बनाया है, इस दुनिया में भेजा है, आपको पता है आप 200 मिलियन स्पर्म्स के साथ रेस लगा के इस दुनिया में पहुँचे हैं, और आप वो वाइड स्पर्म थे उन 200 मिलियंस में से जिसने वो कंपटीशन पास करके वो इस दुनिया में आने के काबिल हुआ है। तो आप बग़ैर मकसद के तो नहीं आए होंगे, तो अपना मकसद आइडेंटिफाई करें और सीखें। दुनिया में हर बंदे का मकसद जो है वो दूसरे से अलग होता है। मैं कहूँ कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं नहीं हूँ, मैं कहूँ कि मैं सीए वाला हूँ तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ्स वो नहीं है जो डॉक्टर्स और सीए वाले की होती है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरी स्ट्रेंथ ये थी, मैंने हमेशा अपने आप को ये देखा कि मुझे सुनना अच्छा लगता है। मुझे अगर कोई बंदा अपना प्रॉब्लम बताए तो मैं उसको सोल्यूशन दे सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से। मुझे अगर कोई बंदा अपना इशू बताता था तो मैं उसकी दिलजोई कर सकता था। तो मैंने पहले डी फार्मेसी में गया, फिर उसके बाद मैं साइकोलॉजी में आया। तो एक डेविएशन थी, लेकिन इस एक गलत फैसले ने मुझे ये भी बताया कि मैं बेसिकली हूँ क्या। और अगर मैं डी फार्मेसी करता, अगर मैं डॉक्टर बन जाता या मैं इंजीनियर बन जाता, तो मैं वो कभी ना कर पाता जिसके लिए मैं बना हूँ। और इसकी बड़ी एक आसान सी आपको फार्मूला बता देता हूँ। जब आप वो कर रहे होते हैं ना जिसके लिए आप बने हैं, तो आपको टाइम की परवाह नहीं रहती, आपको जगह की परवाह नहीं रहती कि आप किस जगह पे बैठे हुए हैं, आप बस काम कर रहे होते हैं। आपने पिकासो का नाम सुना होगा। पिकासो एक बहुत बड़ा पेंटर था, और ये वो इंसान था कि जब ये पेंटिंग बना रहा होता था तो इसके पाँव जो थे वो इसके जूतों के साथ लग जाते थे, और जब वो जूते उतारता था तो इसकी खाल तक उतर जाती थी। और वो ये कहता था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब ऐसा हुआ। और वो पूरा दिन खड़ा होकर पेंटिंग्स बना रहा है। और कैसे हुआ ये, सिंपल बताऊं तो वो कर रहा था जिसका उसका शौक़ था। अपने हॉबीज़ को आइडेंटिफाई करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें। इसमें आपकी एक रिसर्च बड़ी हेल्प कर सकती है। एक रिसर्चर है, डोनाल्ड क्लिफ्टन नाम है उनका। उन्होंने एक थ्योरी पेश की है, और वो थ्योरी है 34 स्ट्रेंथ्स वाली। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि दुनिया में 34 स्ट्रेंथ्स पे लोग मौजूद होते हैं। इनमें से कुछ लोग होते हैं जो अचीवर्स होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो एनालिसिस बड़ा अच्छा करते हैं, कुछ वो लोग होते हैं जो कमांडर बड़े अच्छे होते हैं, कुछ वो लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अच्छे होते हैं। ये 34 स्ट्रेंथ्स पे मौजूद आपको एक पूरी सीरीज़ आपको गूगल से मिल जाएगी, और कोशिश करेंगे, तलाश करेंगे उसका टेस्ट भी मिल जाए। उसके 3-4 MCQs होंगे हर स्ट्रेंथ के। आप देखेंगे आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, और उस स्ट्रेंथ के रेलिवेंट आपके प्रोफेशंस कौन कौन से हैं।
मैं आपको मिसाल देता हूँ। मुझे पता चला कि एक स्ट्रेंथ होती है जिसको कहते हैं अचीवर। ये वो लोग होते हैं जो गोल्स बनाते हैं और गोल्स बनाने के बाद उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं और गोल्स अचीव करते हैं। देन उसके बाद ये नए गोल्स बनाते हैं। जब मैंने इसके कैरियर इंसाइक्लोपीडिया जो कि कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से पब्लिश हुआ था, जब मैंने उसमें इस टॉपिक को पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि ये वो लोग होते हैं जो सेल्समैन बड़े अच्छे होते हैं। ये कंपनीज के टारगेट पूरे करते हैं, ये अच्छा कमा लेते हैं। और इसी तरीके से कुछ लोग थे जो एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अच्छे होते हैं। ये तारीफ करता क्योंकि एक स्ट्रेंथ है हर बंदे की है और स्ट्रेंथ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब स्ट्रेंथ आपने फाइंड करनी है और ये 1-2 दिन में नहीं होगी। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के पास एक बंदा गया और उसने कहा कि वासिफ़ साहब मैं जो हूँ मैं किस लिए हूँ। जब उन्होंने ये पूछा तो वासिफ़ साहब ने कहा कि यार ऐसा करो, आज टाइम नहीं है, हम 1 हफ़्ते बाद इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 1 हफ़्ते बाद आ जाऊँगा। तो अब जब वो 1 हफ़्ते बाद वहाँ पर आए तो वासिफ़ साहब ने उनसे खुद पूछा कि यार तुमने एक सवाल किया था, कौन सा सवाल था वो? वासिफ़ साहब को याद था लेकिन उस बंदे से दोबारा पूछ रहे थे। तो उसने कहा कि वासिफ़ साहब मैं तो भूल गया हूँ, वो सवाल ही मैं भूल गया हूँ। तो वासिफ़ साहब ने कहा था कि जिस सवाल को तुम 1 हफ़्ता अपने पास संभाल के नहीं रख पाए, कुदरत तुम्हें उस सवाल का जवाब नहीं देगी। लिहाजा आप ऐसा करें कि आप इस सवाल को अभी अपने पल्ले बांध दें और इसको साथ लेके चलें। स्कूल में, कॉलेज में देखते रहें कि लोगों की क्या राय है आपके बारे में। आपको कौन से काम अच्छे लगते हैं, कौन से ऐसे काम हैं जब वो आप कर रहे हों तो आप टाइम एंड स्पेस की लिमिट से आउट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जब लिख रहा होता हूँ तो मैं टाइम एंड स्पेस की लिमिट से आउट हो जाता हूँ। अगर मैं सुबह 7 बजे लिखने बैठा हूँ तो दोपहर के 2 हो जाएंगे, शाम के 4 हो जाएंगे और मुझे ऐसा लगेगा कि अभी 2 घंटे गुजरे हैं। इसी तरीके से आपकी भी कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, उन स्ट्रेंथ्स को ज़रूर आइडेंटिफाई करें। उन स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपका अगला काम है और वो काम है गोल्स बनाने का। और ये गोल्स ये नहीं होंगे कि मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने बंगला लेना है, मैंने एक बहुत बड़ा घर बनाना है, मैंने बाहर जाना है। आपको बताऊँ ये सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट होती हैं। किस चीज़ की? आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी की। अगर आप बंदे महंगे हैं ना, आपकी कीमत अच्छी लगेगी। अगर आप बंदे ही सस्ते हैं तो फिर आपके लिए सब चीज़ें महंगी होंगी। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने गिनवाई, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, ये सब कुछ आ जाता है जब हमारी ज़ात की वैल्यू बढ़ जाती है। मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, उनके पास लोग जाते हैं, उनकी 200 रुपये की पर्ची है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आधे घंटे के 5000 रुपये लेते हैं। कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या ऐसे ट्रेनर्स हैं जो 1 दिन की ट्रेनिंग का 5000 रुपया लेते हैं। और कुछ ऐसे ट्रेनर्स हैं जो 1 दिन की कमाई उनकी 6.5 लाख रुपये है। कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी 1 घंटे की फ़ीस 800 रुपये है। और कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी 1 घंटे की फ़ीस 3800 से 4500 भी है। और कुछ ऐसे माहिर साइकोलॉजिस्ट भी हैं जिनकी सर्टिफिकेशंस और लर्निंग्स इतनी ज़्यादा है कि वो आधे घंटे के 3.5 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं। तो ये रेट मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा कि ये बहुत को हाई प्रोफाइलिंग प्रोफेशंस हैं। स्कोप का जो ताल्लुक है ना वो आपके साथ है। एक साइकोलॉजिस्ट जिसकी 800 फीस है और एक साइकोलॉजिस्ट जिसकी 10,000 फीस है, उन दोनों में एक फ़र्क होगा। और वो फ़र्क होगा उनके एक्सपीरियंस का, उनकी लर्निंग का, उनकी कैपेबिलिटी का कि वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लिहाजा स्कोप को फील्ड्स में ना ढूंढें कि आईटी में स्कोप है, इंजीनियरिंग में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, या फार्मिंग में है, या किसी भी फील्ड में। जो स्कोप है वो सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ में है। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ मिल जाती है तो आप उस स्ट्रेंथ को अपने अंदर समझ के कि वाकई ये मेरे अंदर मौजूद है, देन आप उसको अप्लाई करें। अप्लाई कहाँ करें? आप सीखें। अभी आपकी एज सिर्फ सीखने की है, आप इसके अलावा कुछ भी ना करें। सीखें अपने प्रोफेशन के रिलेटेड, अपनी फील्ड के रिलेटेड, अपनी किताब के रिलेटेड। अगर फिज़िक्स में आप बहुत अच्छे हैं तो ये चैनल आपके लिए हाजिर है। आप इस चैनल से सीखें जितना आप सीख सकते हैं। इस चैनल से आपको मज़ीद चैनल्स के लिंक भी मिल जाएंगे। जो यूट्यूब है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप एक टॉपिक पे पढ़ रहे हैं ना, ये आपको उस टॉपिक से रेलेवेंट दूसरे चैनल्स की मज़ीद वीडियोस भी देगा ताकि आप अच्छे से सीख सकें। इसको बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ये आपको रिलेटेड कीवर्ड्स के रिलेटेड आपको वीडियोस दिखाता है। तो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं,
आप ये चैनल, इस पे मौजूद जितनी वीडियोस हैं आप वो सारी देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ ये चैनल वाले जो हैं ये मैच्योर लोग हैं, ये मोटिव रखने वाले लोग हैं, तो ये ज़रूर आपको दूसरे चैनल्स को भी रिकमेंड करेंगे कि भाई आप इस चैनल पे जाएं। अगर आपने, क्योंकि फ़िज़िक्स कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, फ़िज़िक्स इनकी जो डोमेन है ये वो वाली फ़िज़िक्स पढ़ाएंगे, लेकिन फ़िज़िक्स जो है ये क्वांटम फ़िज़िक्स तक भी जाती है, ये उस लेवल तक भी जाती है जहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समा मुबारक और डॉक्टर अब्दुल सलाम गए थे। अगर आपको उस लेवल तक पहुँचना है, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ अभी फ़िज़िक्स की, तो आप फ़िज़िक्स यहाँ से सीखें, शुरू करें, देन उसके बाद आप अपने आप को इवॉल्व करते जाएं, आप इससे बेहतर आएँ, आप कोर्सेज करें, और करते करते हमें ज़रूरत है अच्छे लोगों की, अच्छे साइंटिस्ट की, ऐसे लोगों की जो फ़िज़िक्स जानते हो। हमारे पास सिर्फ 3 नाम अभी मैंने लिए हैं और इसके अलावा हमें कोई नाम नहीं पता जो फ़िज़िक्स में जिसने कोई बड़ा काम किया हो। लिहाजा अब वो चौथे इंसान ज़रूर बन सकते हैं जो फ़िज़िक्स को पढ़ेगा, उसको अप्लाई करेगा और अपने साथ एज अ पैशन लेके उसको चलेगा और फ़िज़िक्स में बहुत कुछ अचीव करेगा। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं, इस चैनल के साथ हैं जिसने ये इनिशिएटिव लिया है आपको कुछ सिखाने का। याद रखिएगा, कोई भी काम जब हम करते हैं हम हमेशा उसका रिज़ल्ट देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका फ़ायदा क्या होगा। इस YouTube पे जहाँ आप मुझे देख रहे हैं या Facebook पे मुझे देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपके पास ऑप्शन होगा कि आप गेमिंग वीडियोस देख लें, आपके पास ऑप्शन होगा आप प्रैंक वीडियोस देख लें, आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप व्लॉगिंग वीडियो देख लें, लेकिन आपने चूज़ किया है इस वीडियो को। इसका मतलब ये है कि आप सीखना चाह रहे हैं। आपकी इस तड़प को मेरी दुआ है कि मज़ीद 4 चांद लगें, आप इसको कंटिन्यू रखें, सीखते जाएं, सिखाते जाएं, और मेरी दुआएं हैं इस चैनल के लिए। सीरियसली बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्टिव यूज़ का सोचते हैं, किसी भी काम का रिज़ल्ट देखते हैं। वो जो चीज़ें मैंने अभी गिनवाई हैं उनमें से आपको क्या मिलेगा? आप एक पूरी यूट्यूब की अपनी डिक्शनरी चेक करेंगे, अगर आपको वहाँ पे गेमिंग वीडियोस मिली हैं तो बेशक 50 मिनट की हैं, तो उसके बाद आपको उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।